वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञानशाला में। ज्ञानशाला क्या है बता देता हूँ मैं फिर से। इंटीग्रेटेड क्लासेस है, किस लिए कि आपको ट्वेल्थ के साथ एक करियर बेसिक करियर पाथ मिले। ऐसा नहीं कि आपने ट्वेल्थ का सिलेबस पढ़ लिया और उसके बाद आपको दोबारा से वही चीज़ें पढ़नी पड़े, किसी कंपटीशन लाइन किसी गाइडेंस जाने का। जी हाँ, आपको किसी कोचिंग को अलग से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। ट्वेल्थ के साथ ही आपका बेस प्रिपेयर किया जाएगा ज्ञानशाला में। दे आर इंटीग्रेटेड क्लासेस फॉर सीसी यानी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉलेज कंपटीशन एग्ज़ाम है, को क्लैट के लिए और बाकी ही ऐसे अदर एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें आपकी हिस्ट्री का टॉपिक आता रहेगा। तो हिस्ट्री की बात करते ही मैं आज बात करना चाहता हूँ इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज वी आर इंडियंस और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का आएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए RBSE यानी आपके राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस बुक को आपकी ट्वेल्थ की बुक डिसाइड किया है, यानी ट्वेल्थ में आपको पढ़नी है पूरी इंडियन हिस्ट्री। तो इट विल नॉट बी टफ, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि एक तो हम आसानी से इसको पढ़ेंगे और दूसरा भारतीय इतिहास की कहानियाँ आपने सुन रखी है, बस उनको शब्दों में पिरोना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बात करता हूँ हिस्ट्री की थोड़ी सी कि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट क्या है। हिस्ट्री मैं कहता हूँ कि हम क्यों पढ़ते हैं। भाई हिस्ट्री तो सब्जेक्ट क्या है, वो तो डेफिनेशन सिंपल सी ही है कि जो पास्ट इवेंट्स हुए यानी पिछली घटनाएं हुई उनका अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। चलो मान लिया जी ये इतिहास होता है, तो हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? तो एक कोटेशन आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। यानी जो पिछली बातों को याद नहीं रखते वो उस गलती को दोहराते हैं और दोहराने के लिए उनको पीड़ा सहनी पड़ती है, उनको बेइज्जत होना पड़ता है, उनको उनके साथ नुकसान होता है। समझ रहे हैं आप ये बात? मतलब आपने अपने इतिहास को पढ़ा और उससे कुछ नहीं सीखा तो वो इतिहास पढ़ना किसी काम का नहीं। इसी चीज़ को मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ, हिस्ट्री इज़ टॉट, कि हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। द रीज़न बीइंग, कारण ये है कि यू शुड लर्न फ्रॉम योर हिस्ट्री, कि आप अपने इतिहास से सीखें व्हाट वाज रॉन्ग, कि गलत क्या था, व्हाट वाज राइट, कि सही क्या था, हाउ टू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, कि उन गलतियों को ना दोहराए, एंड एक्सेप्ट द गुड थिंग्स, और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए इस चीज़ का, कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन थी वो बहुत मतलब 5000 BC तक भी कई हिस्ट्री के सोर्सेज कहते हैं वो इतनी पुरानी थी। वो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन ने, सभ्यता ने इतनी प्रोग्रेस कर ली थी जो उसके बाद आने वाली सिविलाइजेशन भी बहुत लेट कर पाई। तो ये हमारे इतिहास का वो एक बढ़िया एस्पेक्ट है इंडियन लोगों के लिए। ये भारत का इतिहास इतना गौरवशाली था कि हम सबसे आगे थे प्रोग्रेस करने में, तो ये चीज़ हमें दोहरानी चाहिए। गलती क्या थी? गलती भी इतिहास से सीखने मिलती है कि हमने अपनी विदेशी सुरक्षा, फॉरेन इन्वेजन पे ध्यान नहीं दिया। विदेशी आक्रमणकारी फॉरेन अटैकर्स हम पे आए, जैसे मुगल्स आए, तुर्क आए थे, अंग्रेज़ आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे। इन सब ने हम पे राज किया और हमारे हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया, हमारे एक टैलेंट को क्रश किया इन लोगों ने। हालांकि लोग कहते हैं कॉलोनाइजेशन के फ़ायदे हैं, कॉलोनाइजेशन के फ़ायदे भी है, पर एंड स्लेवरी से जो नुकसान हुआ वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हद तक जो हमें आज तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये एक चीज़ हमने सीखी, तो मिस्टेक को रिपीट नहीं करना और अच्छी चीज़ों को लेना, ये हिस्ट्री का उद्देश्य है हिस्ट्री पढ़ने का। एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, हर सब्जेक्ट का एक फादर होता है, मतलब जिसने उस सब्जेक्ट की एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मली शुरुआत की होती है। तो हिस्ट्री का फादर कहा जाता है हेरोडोटस को। आप नाम याद रखेंगे, हेरोडोटस। ये हुए थे 484 BC टू 425 BC। ठीक है, इतने पुराने ये थे हेरोडोटस। इनको फादर ऑफ लाइस भी कहा जाता है, क्योंकि जो बातें कहते हैं लोग कहते हैं झूठ लिखते हैं, या इन्होंने ऐसी बुक्स लिखी है कि ये ऐसा हुआ था। मतलब एक तरह से इन्होंने जो पास्ट में हुआ था उसको एक बार एक जगह लिख के रखा था, दैट बिकेम द हिस्ट्री। ठीक है, ये था हिस्ट्री। अब बात करते हैं आपकी ट्वेल्थ की बुक में आपको क्या पढ़ना है। ये है आपके चैप्टर्स इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री आप देखो, बुक्स लिखने बैठोगे ना तो कॉलेज लेवल से लेकर के 6th लेवल तक हज़ारों बुक्स हो जाएगी इंडियन हिस्ट्री। इतनी डीप में पढ़ सकते हो, इतनी स्टोरीज है, इतनी कहानी है। उनकी भी बात करेंगे कभी, ऐसे बीच बीच में कहानियों की भी बात करते रहेंगे। ठीक है, ऑफन लोग कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग, हिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं है। अगर आप इसको अपने आप से जोड़ के देखो, आप जब महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप उसको अपने से कंपेयर करो ना एग्जाम्पल के लिए, कि महाराणा प्रताप जिस पर इतनी जिम्मेदारी है, वैसे ही आप पे घर की जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ना है, बढ़िया मार्क्स लाने हैं। उसको अकबर से लड़ना है, वैसे ही आपको इस कोविड-19 से लड़ना है और बढ़िया मार्क्स लाने हैं, अपने करियर को एक दिशा देनी है। ठीक है, उसने अपना स्वाभिमान बनाए रखा, तो वैसे आपको भी अपना स्वाभिमान बनाए रखना है। कोई चीटिंग नहीं करनी, कहीं गिरना नहीं है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ आगे बढ़ते रहना है। तो हो गया ना आप में और उसमें कंपैरिजन, फिर हिस्ट्री कहाँ बोरिंग रही? याद हो गई आपको महाराणा प्रताप की क्वालिटीज़? तो ये होती है हिस्ट्री। तो खैर बात करते हैं अपने सिलेबस की। देखिए सिलेबस में क्या है, पहले तो भारत का वैभवपूर्ण अतीत
ये जो 11 के स्टूडेंट्स हैं उनकी उनकी जो बुक के पहले 2-3 चैप्टर्स हैं उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है कि भाई भारत का वैभवपूर्ण अतीत यानी आपको पढ़ना है कि भाई इंडिया की प्री हिस्ट्री, एकदम से शुरुआती इतिहास क्या था जब इंसानों ने एकदम से इंसानों की तरह बसना शुरू कर दिया, सभ्यताएं बनाने लग गए शहरों में। जो हम शहर आज मॉडर्न शहर रहते हैं, मतलब एक तरह से समूह में रहना शुरू कर दिया, आदिवासी नहीं रहे, लिखना पढ़ना और ज्ञान होना उन्हें शुरू हो गया। उस समय क्या इतिहास था, उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, भारतीय इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठ यानी ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, गोल्डन पीरियड था ये। यानी इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस में था इस समय हिस्ट्री में, इंडिया ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस इस समय की थी, उस समय हिस्ट्री में अपनी पीक पर पहुंचा था, चाहे पैसे से हो चाहे पावर से हो, ठीक है। उसके बाद क्या शुरू हो गए थे हम पे, फॉरेन अटैक। सबसे गलत चीज़ ये हुई कि फॉरेन इन्वेजन हम पे शुरू हो गए और आत्मसातीकरण, और हमने उनको असिमिलेट कैसे किया, मतलब वो फॉरेन अटैक्स हुए, उनसे हमारी हिस्ट्री में क्या फ़र्क आया, क्या मोड़ आया ऐसे, और उन अटैक्स का परमानेंट प्रभाव, कहते हैं स्थायी प्रभाव हम पे क्या रहा। उसके बाद हमें पढ़ना मुस्लिम आक्रमण, प्रकार और प्रभाव, कि इसके बाद हम पे जो टर्क इन्वेजन हुआ, अरब इन्वेजन हुआ, मुग़ल इन्वेजन हुआ, यानी सब जो मध्य एशिया के देश थे, मध्य एशिया के मुस्लिम बाहुल देश थे, वहाँ से आक्रमणकारी आए, उन्होंने हम पे अटैक किया, वो पढ़ना है। उसके बाद उपनिवेशवादी, हम देखिए कितना वायु आक्रमण सहन कर रहे हैं। देखिए पहले यहाँ 3rd चैप्टर से शुरू हुए थे फॉरेन इन्वेजन में, पहले ग्रीक आ गए, फिर मिडल ईस्ट वाले आ गए, मध्य एशिया वाले, वो थमे नहीं, वो हम पे राज कर ही रहे हैं मध्य एशिया वाले। इतना बीच में उपनिवेशवादी आ गए, उपनिवेशवादी यानी हमें कॉलोनी बनाने वाले अपनी, यानी पहले डच आए, फ्रांसीसी आए, फिर कौन आए लास्ट में, हम सबको पता है ब्रिटिशर्स, जिन्होंने 200 साल तक राज किया। तो इतनी गुलामी से जब हम परेशान हो गए तो एट लास्ट हमें क्या करना पड़ा, आंदोलन, कि भैया अब हमारी लिमिट आ गई है, अब हमसे सहन नहीं हो रहा, अब हमें आंदोलन करना पड़ा। तो ये आंदोलन हमने किया भारत में। तो ये आंदोलन करने के बाद हमको मिल गई क्या, स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम। तो यहाँ ख़त्म होती है अपने फ्रीडम की बात। तो ये 6 चैप्टर तो थे इंडियन हिस्ट्री के। एक चैप्टर आज के आरबीएससी स्पेशल है, कि राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, यानी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान, कि जो फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया ने किया उसके बराबर एक फ्रीडम स्ट्रगल राजस्थान इंडिया के तो पार्ट है, वहाँ भी चल रहा था। तो उस समय उस वहाँ क्या हुआ वो हमें पढ़ना है। तो 6 मेन चैप्टर्स जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये राजस्थान लेवल के कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है 7th चैप्टर। इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस डेली जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका क्विज़ आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक के साथ मिलेगा। आप बिल्कुल तैयार रहिए, और अगर आपने ज्ञानशाला ज्वाइन नहीं की, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज ही ज्ञानशाला को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें और हमसे जुड़िए, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट विद प्रिपरेशन और एनालिसिस मिल सके। तो बात करते हैं अपने जिस टॉपिक को मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ, चैप्टर 6। शायद ये सबसे बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 2 और 6 क्या है, आपके सबसे बड़े चैप्टर है। देखिए आपके पैटर्न क्या है, एक बार मैं पीछे लेता हूँ। देखिए जो 1st, 3rd, 4th, 5th और 7th है, ये सारे कितने मार्क्स के चैप्टर, अराउंड 10 मार्क्स के, ठीक है। और ये बाकी 2 चैप्टर जो 5th और 6th, ये अराउंड 15 मार्क्स के, तो टोटली ये 80 मार्क्स का हो जाता है खेल जो आपके पेपर आता है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स बड़े, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले लेते हुए 6th चैप्टर में शुरू करना चाहूँगा। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, मीनिंग दैट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया थी, उसमें क्या उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया, कैसे किया। तो इसमें हमें 2 मेन चीज़ें पढ़नी है चैप्टर में। अगर 2 बेसिक बात मैं कहूँ ना कि पढ़ना क्या है, एक तो आंदोलन पढ़ना है, मूवमेंट्स क्या क्या थे, आंदोलन पढ़ना है अपने को, कि भाई आंदोलन कैसे किया। भाई स्वाधीनता आंदोलन नाम ये कि हमने आज़ादी पाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किए, आज़ादी पाने के लिए स्ट्रगल क्या क्या किए, कैसे कैसे किए। तो वो आंदोलन पढ़ना है। 3 कैटेगरी में पढ़ना है। सामाजिक आंदोलन पढ़ना है, सोशल रेवोल्यूशन, यानी समाज में क्या आंदोलन करने की ज़रूरत थी। आंदोलन का मतलब क्या होता है, कुछ नया लेके आना, मूवमेंट लेकर के आना। तो समाज में क्या करने की ज़रूरत थी, तो वो समाज में आंदोलन, समाज में क्या सुधार किए। फिर क्रांतिकारी आंदोलन, यानी क्रांतिकारियों में क्या हुआ था, एक गुस्सा भरा हुआ था, एक उनको एक्शन लेना। तो जो क्रांतिकारी हुए थे मान उनके बारे में पढ़ना है, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, उसके अलावा गदर दल और एग्जेक्ट्रा कई सारे, वो हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्रांतिकारियों ने अपने तरफ से क्या, गुस्से से चाहे एक्टिवली चाहे इनएक्टिवली जो भी प्रयास किए वो पढ़ने, क्रांतिकारियों ने जो अपना जोर लगाया। फिर लास्ट में राजनीतिक आंदोलन, यानी जो पार्टियां बन गई थी और उन पार्टियों ने कैसे जोर लगा के एट लास्ट ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ा और चुनाव कराए, और लास्ट में एक भारत की सरकार बनी, ठीक है। तो ये 3 फेज़ हो गए, ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। उसके बाद क्या हुआ, भारत की सरकार बन गई तो भारत की हिस्ट्री ख़त्म हो गई क्या, नहीं। भारत एक देश बन गया, उसको मिल गई स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। और फ्रीडम के बाद क्या स्थिति हमारी हुई, यानी फ्रीडम के बाद क्या स्थिति हुई थी, हुआ था हमारा डिवीज़न, विभाजन। भारत और पाकिस्तान आपको पता है अलग हुए, भारत के टुकड़े कर दिए गए। और उस टुकड़े के बाद क्या हुआ, हमारी सिचुएशन क्या थी और विभाजन में हमें कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। ये भी इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये हमारे लिए काफ़ी दुखदायी बात है कि विभाजन हुआ,
तो हम आगे चलते हैं और इसी चैप्टर में हम पहले शुरू करते हैं सोशल रिफॉर्म, जो आपकी बुक में भी पहले शुरू किया गया है कि सोशल रिफॉर्म क्या था, सामाजिक आंदोलन क्या था क्या ये जानना है, क्यों किया क्या ये जानना, और क्या किया ये जानना। देखो सिंपल सी बात यही होती है, 3 क्वेश्चन पूछा करो हर टॉपिक के हिस्ट्री में, था क्या, क्यों था, कैसे था। सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ हिस्ट्री में, चंगेज़ खान कौन था, क्यों था, किसी का कौन था, तो कौन था तो एक बहुत बारबरिक रूलर था। कैसे था कि उसने सब जगह जाता, उन जगह वो जीतते जाता, ठीक है। और कब था तो बता दिया कब था कि जो 10th सेंचुरी उस अराउंड था, ठीक है। तो वैसे ही सोशल रिफॉर्म कब था, क्यों था और कैसे था, तो ये वही जानना है हमें। तो सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है सोशल रिफॉर्म लेकर के आना। मूवमेंट नहीं था एक तरह से, ये रिफॉर्मेशन था, सुधार करने थे समाज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी तो सुधार करने थे। तो हमें इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, कारण पहले तो इसकी और मेन कंट्रीब्यूशन, किसका सुधार, मेन कंट्रीब्यूशन रहा सुधार करने में, किसकी भूमिका रही, किसने कौन सुधार लेकर के आया समाज में, ठीक है। तो बात करते हैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ते हैं, पिछला इतिहास क्या था इस बात का। तो बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है इसका कि कालांतर में यानी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ था, जो इतने साल से हम पे विदेशी आक्रमण हुए और दूसरे लोग आकर के राज करने लगे, तो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन में बाकी देशों का कल्चर और ट्रेडिशन में मिल गया था। और जो बाहर के रूलर्स थे वो ये मानते थे कि जो हम ट्रेडिशन लेकर के आए वो ऊंचा है और भारत का ट्रेडिशन और कल्चर है जो नीचा है, यानी भारत की संस्कृति वो निचली है, वो नीचे गिरी हुई है, और हमारी संस्कृति वो सुपीरियर है यानी बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को दबाना, जिसमें औरंगजेब का बहुत ज़्यादा रोल था, वो कोशिश की। उसके कारण क्या हुआ, भारतीय को अपने समाज और संस्कृति को भूल गए, वैदिक संस्कृति को भूल गए। उसके चलते हुए क्या हुआ, उनके समाज में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ रूढ़ियाँ आ गई, इविल्स आ गए, फंडामेंटल इविल्स, सामाजिक रूढ़ियाँ उनके रीति रिवाजों में आ गई। तो इन रीति रिवाजों को जानते हुए कई सुधारक खड़े हुए, कई रिफॉर्मर्स खड़े हुए। उन्होंने कहा भारतीय इतिहास को हमने पढ़ा है, ऐसी रूढ़ियाँ बिल्कुल पहले नहीं थी, इतने सालों में आपको गलत बताया गया और आपने इन गलत रिवाजों को, रॉन्ग ट्रेडिशंस को अपना लिया है। तो उनको एरेडिकेट करना, जो भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में आकर के मिल गई थी, और भारत का जो गौरवशाली अतीत था, जो ग्लोरियस पास्ट था, जो हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत वालों याद करो, उठो भारत वालों, हिस्ट्री तुम्हारी कितनी बढ़िया थी। ये बुक भी इसीलिए, तुम याद करो अपनी हिस्ट्री को, तुम जानो तुम्हारा इतिहास कितना ग्लोरियस था। और अभी तुम बैठे हो वैसे मत बैठो, ये भारतीय कभी भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उससे कभी नहीं घबराए, हमेशा ऊपर उठ कर के आए हैं। तो ये कोविड-19 या ये जो फॉरेन प्रेशर है वो क्या है, आज हमारे सामने कुछ नहीं है, अगर इंडियन यूथ चाहे तो। खैर बात करते हैं चैप्टर की। तो जो प्रॉब्लम्स आ गई थी उनको मिटाने के लिए और एक आंदोलन शुरू हुआ, इसके लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ, उसको कहा जाता है इंडियन रेनेसांस, भारतीय पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब मैंने बताया, लिटरेचर और हिस्ट्री दोनों में पढ़ना पड़ता है कि पुरानी चीज़ को वापस पढ़ना, पुनर्जागरण, दोबारा जगाना, यानी पुरानी जो चीज़ें थी, हमारी इंडियन हिस्ट्री थी, कल्चर था जो इतना ग्लोरियस था, उसको दोबारा पढ़ के नई जगह अप्लाई करना, दोबारा रिप्लाई करना। अभी कहा जाता है कि रिसेंट टाइम में सेकेंड रेनेसांस चल रहा है हमारे यहाँ, यानी दूसरा पुनर्जागरण चल रहा है। खैर ये बुक्स की बात है, अभी वापस हिस्ट्री में आते हैं। इसका रूप समाज सुधार आंदोलन के रूप में देखने मिला। तो ये जो भारतीय पुनर्जागरण था, ये आगे चल के क्या बना, समाज सुधार आंदोलन। दिस टुक द फॉर्म ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो इसकी ही रूप समाज सुधार आंदोलन के रूप में आया। इसमें एग्जाम्पल है कि राजा राम मोहन राय ने तो सती प्रथा और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म आधारित जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है कि भाई समाज सुधार आंदोलन किस रूप में था, फॉर्म क्या थी इसकी। जैसे राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने कहा था कि सती प्रथा देखो हमारे वेदों में कहीं इतनी ज़्यादा नहीं थी, और ये जो सती प्रथा ये गलत है, ये एक तरह से औरत के लिए आप कह सकते हो पनिशमेंट है, ये तो उसकी लाइफ में उसका राइट है। वेद कहीं नहीं कहता कि किसी, या इंडियन कल्चर, इंडियन जो संस्कृति है भारतीय, वो कहीं नहीं कहती किसी को अपनी जान गंवानी चाहिए ऐसे बिना किसी कारण के। तो सती ट्रेडिशन का उन्मूलन किया गया। वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति आधारित, जाति की प्रथा थी जो जन्म पर आधारित थी, उसका विरोध किया। मतलब उन्होंने कहा कि वेदों में ऐसा नहीं था कि जो इंसान किसी के घर पैदा हो गया वो उसी का जाति का था। वेदों में ये सिस्टम था कि जो शिक्षा देने का कार्य करते थे वो आचार्य ब्राह्मण कुल के होते, जो सुरक्षा करने का कार्य करते थे वो क्षत्रिय कुल के। कार्य पर आधारित थी जाति, ना कि जन्म पे कि आप जिस जाति में पैदा हो गए उस जाति के हो। तो इस बात से उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, और कास्ट सिस्टम का मतलब, और सती प्रथा का। इनका विरोध क्यों किया, देखिए सिंपल सी बात ये है, आप एक बात समझिए कि फॉरेनर्स की पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल, कि इनको बांटो और राज करो। आज हम जाति के लिए लड़ते रहेंगे, आज हम सती पे अपनी
जो फीमेल्स हैं उनको चढ़ाते रहेंगे, तो क्या हम एज ए समाज यूनाइट हो पाएंगे, इकट्ठा हो पाएंगे? एकत्र होंगे तो हमारी आवाज़ भारी हो जाएगी, शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। सबने वो कहानी पढ़ी होगी कि एक सिंगल लकड़ी तो टूट जाती है पर गट्ठर को कोई नहीं तोड़ पाता। तो वही वाली बात है कि लकड़ी के बंडल कोई नहीं तोड़ पाएगा पर एक सिंगल लकड़ी को तोड़ सकता है। तो हमें वो सिंगल लकड़ियों की तरह यानी बांट करके, डिवाइड करके रखना चाहते थे। अगर हम यूनाइट हो जाते, एकत्र हो जाते इन सब प्रॉब्लम से ऊपर आकर के, तो वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर सकते, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ आज भी अगर आपके मन में ऐसे कुछ भेदभाव और विद्रोह की भावनाएं हैं तो मत रखिए, एकत्र होकर रहे, हम सब भारतीय हैं, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्लास। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी ही और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, और आज ही प्लीज़ ज्ञानशाला से जुड़िए अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए। थैंक यू। दिस वाज अ क्लास बाय पीयूष जांगे।